हम पिछले वीडियो में लोकसभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके कार्यकाल, लोकसभा के स्पीकर का, उसको चूज करने की जो व्यवस्था है, उसका टेन्योर, ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके पावर की, पावर या फंक्शन, जिसको आप कह सकते हैं कार्य या शक्तियाँ। और चाहे स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व पूछे या शक्ति पूछे या कार्य पूछे, आपका आंसर हमेशा एक होगा, क्योंकि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ है। यदि आपको कोई काम करने की पावर है तो उस काम को करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व भी है। तो पहला जो आपसे कोई पूछे कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पीकर की, तो वह है कि वह कंडक्ट करता है क्या, बिजनेस ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का क्या कार्य संचालन। ये बिजनेस का मतलब वो नहीं है कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आलू का बिजनेस कर रहे हैं, बर्तन का बिजनेस कर रहे हैं, वो वाला बिजनेस नहीं। ये बिजनेस है कि लोकसभा का कार्य क्या है। बिजनेस मीन्स कार्य। तो उस कार्य को संचालित करने का जो उत्तरदायित्व है पहला, वह है स्पीकर का। और अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस है वह क्या है, लोकसभा करती क्या है। तो लोकसभा का पहला काम है लॉ मेकिंग, जिसको आप कहते हैं विधि निर्माण। ध्यान रखिए कि लोकसभा अकेले विधि का निर्माण नहीं करते, कानून का निर्माण नहीं करती है, बल्कि वह राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। तो विधि निर्माण के लिए आपको जानते हैं कि सदन में डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहस की ज़रूरत पड़ती है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, वोटिंग होती है, यानी सदन में मतदान होता है किसी मुद्दे, किसी बिल या किसी प्रस्ताव पर। तो स्पीकर का काम क्या हो गया, इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराना। लेकिन ये कंडक्ट कैसे होगा। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं, कोई रूम भी है आपके पास, लेकिन घर में शोर हो रहा है या बाहर बारात आई हुई है, खूब बैंड बाजे बज रहे हैं, कैसे आप पढ़ पाएंगे। इस पढ़ने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आपके अगल बगल ऑर्डर और डेकोरम, यानी व्यवस्था और शिष्टाचार। ये जो लॉ मेकिंग है वह एक स्टेब्लिश प्रोसेस है। इसको फॉलो कराना किसकी जिम्मेदारी है, स्पीकर की है। डिस्कशन है तो टाइम अलॉटमेंट की बात है, कौन कितना बोलेगा, किस शब्दावली का प्रयोग करेगा। सारी शब्दावली, इसीलिए हम कहते हैं ये असंसदीय है, और अभी ढेर सारे शब्द संसद में इस्तेमाल से वर्जित किए गए, जिस पे काफ़ी विवाद हुआ। तो आप उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ज़रूरत पड़ी तो ये देखना कि नहीं फेयर और विश्वसनीय तरीके से वोटिंग हो, यह स्पीकर की जिम्मेदारी है। लेकिन यह कब होगा, जब सदन में व्यवस्था कायम रहेगी, शिष्टाचार कायम रहेगा, यानी जो डेकोरम है उसको मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लॉबी में खड़े होकर के लोकसभा के अध्यक्ष के सामने पेपर फाड़ करके उस पर उड़ा रहे हैं, या जिंदाबाद मुर्दाबाद लोकसभा के स्पीकर के ही बारे में करें। तब वह क्या करेगा, तब उसके पास एक हथियार है, और हथियार क्या है, अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके खिलाफ करेगा, और जरूरत पड़ी तो आपको सदन से बाहर भी कर देगा। लेकिन कई बार होता है कि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी
शांति व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाती है, तो स्पीकर को एक पावर है कि वह क्या करेगा, वह एडजॉर्न कर देगा, यानी सदन को स्थगित कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए कि सदन का यह जो स्थगन होता है केवल ऑर्डर के लिए नहीं होता, बल्कि कोरम जब पूरा नहीं होता, और यह क्या है 1/10 किसका, जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसका, तो कितना हो जाएगा 54.3। लेकिन लोकसभा में तो इंसान बैठते हैं ना, तो किसी को आप पॉइंट में तो बांट नहीं सकते, तो इसको राउंड अप करते हैं और यह क्या हो जाता है 55। यानी लोकसभा का जो कोरम है 55 है। यदि 55 मेंबर्स नहीं हैं उपस्थित उस समय, तो वह क्या करेगा, वह सदन को एडजॉर्न कर देगा। उसमें जो वोटिंग वाली बात आई थी, तो एक पावर और है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे स्पीकर को, वह यह कि वोटिंग में यदि सीधा सीधा फैसला हो गया तब तो ठीक है, और यदि बराबर हो गया, यानी यदि मतदान हुआ और पक्ष या विपक्ष में 51-49 का है, तो वहां पे जो स्पीकर है वोट कास्ट नहीं करता है। लेकिन यदि यह 50 और 50 हो गया, तो उस बिल, प्रस्ताव या जो भी मुद्दा है उसका फैसला नहीं हुआ ना, तो फैसला तो करना है। तब क्या करता है कि जो स्पीकर है उस समय अपना निर्णायक वोट यहाँ या यहाँ डाल देगा, और जहाँ या +1 हो जाएगा तो यह 51 हो जाएगा या यह 51 हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी वोट है, फर्स्ट इंस्टेंस का जिसको वोट बोलते हैं, वह स्पीकर कभी नहीं डालता। वह केवल कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट डालता है। कब? जब मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कास्टिंग वोट की जो राइट है वह उसके पास है। अगली जो चीज़ है उसके पास, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, वह है कि जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक किसकी, लोकसभा प्लस राज्यसभा की, किस अनुच्छेद में, 108 में। कब? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी सामान्य विधेयक को लेकर के डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, यानी वो विधेयक पास नहीं हो पाता है, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, या उसमें कोई ऐसा संशोधन जिस पे दोनों सदन सहमत नहीं है, या 6 महीने के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी सदन में, तो प्रेसिडेंट को यह राइट है कि वह ज्वाइंट सेशन बुलाता है। लेकिन उस सेशन की जो अध्यक्षता होती है वह कौन करता है, वह वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता, जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है, उसकी अध्यक्षता करता है कौन, स्पीकर करता है, स्पीकर करता है। लेकिन स्पीकर भी तो एक इंसान है, कभी जरूरत पड़ सकती है, कहीं बाहर जा सकता है, बीमार हो सकता है। तो जब स्पीकर नहीं होता है तो और सदन चल रहा है, तो कुर्सी तो खाली नहीं रहेगी, व्यवस्था कैसे होगी। तो जब स्पीकर नहीं होता है तो डेप्यूटी स्पीकर उसके स्थान पे काम करता है। लेकिन वो भी कहीं जा सकता है, वो भी छुट्टी पे जा सकता है, वो भी बीमार हो सकता है। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, उस समय भी सदन को चलाने के लिए क्या करता है, वह एक पैनल बनाता है। कितने लोगों का, 10 लोगों का। 10 लोगों का एक पैनल, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अमूमन उसमें वरीयता का ध्यान रखा जाता है। तो वरीयता के क्रम से यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो उसमें जो वरिष्ठ होता है वह प्रिसाइड करता है लोकसभा को। यदि वह भी नहीं है तो उसके नीचे वाला, वह नहीं है तो उसके नीचे वाला, और यह क्रम चलता रहता है। तो पैनल को क्या करते हैं कि ये निर्मित करता है। और एक आखिरी बात जो आपको इस संदर्भ में जाननी चाहिए वह यह कि
आप कह सकते हैं एक जुडिशियल पावर जैसी चीज़ उसके पास है। जो भी कर्म हो देख लीजिएगा कि निर्योग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, किसके? एमपीज के। और किस आधार पे? दल बदल कानून के आधार पे, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पे। जब दल बदल कानून के आधार पे किसी व्यक्ति को वह एमपी रहा कि नहीं रहा यह निर्धारित करने का अधिकार भी किसको है? स्पीकर है। लेकिन 1992 से पहले ये होता था कि उसके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, और यह कब हुआ? 1992 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो स्पीकर है उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और इस सारे पावर्स को यदि हम थोड़ा ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, एक सर्कल बना दीजिए जिसमें लिख दीजिए स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये क्या है? आप कह सकते हैं कि जो स्पीकर है हेड ऑफ द लोकसभा है, वह हेड है, सबसे ऊपर वाली कुर्सी उसकी है। लेकिन उस कुर्सी पर बैठ करके वह डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और जो डिसिप्लिन को तोड़ता है उसको वह कार्रवाई भी उसके खिलाफ करता है। तो उसको आप कह सकते हैं हेड मास्टर ऑफ लोकसभा। हेड मास्टर मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको याद होगा जब आप प्राइमरी एजुकेशन में तो हमारे हेड मास्टर हुआ करते थे, और हम लोग जब कुछ गलतियाँ करते थे, शरारत करते थे, तो हेड मास्टर साहब हमें क्या करते थे? पीटते थे, सही रास्ते पे हमको लाते थे। तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? हेड मास्टर भी है लोकसभा का। और जो एमपीज होते हैं उनके कुछ राइट्स, कुछ प्रिविलेज होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एमपी हैं। वो चीज़ हमें और आपको प्राप्त नहीं है। तो उसकी सुरक्षा करना कि कोई इसको वायलेट ना करे, तो आप कह सकते हैं गार्जियन ऑफ एमपीज। वह एमपीज का गार्जियन भी है, उनके अधिकारों स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। उसके अनुमति के बिना तो कोई एंटर कर नहीं सकता। और आखिरी बात यह कि वह पूरे सदन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं कि वह स्पोक पर्सन भी है किसका? लोकसभा का। तो इस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लोकसभा के स्पीकर की है। तो ये कुछ उसके मुख्य कार्य थे, पावर थी, शक्तियाँ थी। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा, लेकिन ये ज़रूरी था यह जानने के लिए, समझने के लिए, एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में जानने के लिए कि स्पीकर का पद क्या है और उसके साथ क्या क्या पावर और फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।